गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को आज से बोला था कि कनिष्क सहायक की क्लासेस मैं दूंगा, खास करके साइंस 2-3 दिन में मैं साइंस ख़त्म कर लूँगा, तो मैं उसके बाद सीधे कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर, तो इसलिए सॉरी। देखिए मैं क्या करूँगा, एक बार आप लोगों को पहले तो लेक्चर दूंगा, तो इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पसंद आता है तो देखिए सपोर्ट करिएगा। देखिए आज से पहला हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी पोर्शन को कवर करेंगे, फिर थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स को भी देखेंगे, हाँ। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी बोले तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं दोस्तों बायोलॉजी। अब जिसमें भी प्राण पाया जाता है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसी को ही जीव विज्ञान कहा जाता है या जीवधारियों का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी, आपके एग्जाम पे बायोलॉजी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। देखो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, ठीक हो गया। एक तो आपका बायो हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। एक हो गया लोगोस, जिसमें बायो का अर्थ होता है दोस्तों जीवन, मतलब लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। तो अर्थात आप इसको कहोगे जीवन का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। मतलब जीवन का अध्ययन ही, जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक हो गया मित्रों। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका लैमार्क ने दिया था, और लैमार्क के साथ साथ ट्रेवेनस ने भी दिया था। और जो लैमार्क थे ना, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये डीप आपको नहीं पूछा जाता है। और जो ट्रेवेनस थे ये जर्मनी के थे, ठीक है, वैज्ञानिक। और इन्होंने जीव विज्ञान शब्द जब दिया तब का डेट है आपको याद रखना है 1801। मतलब जीव विज्ञान शब्द कब दिया लैमार्क और ट्रेवेनस ने? 1801 में, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों इसमें? देखा आपने ये देखा कि लैमार्क और ट्रेवेनस ने जीव विज्ञान शब्द कब दिया? 1801 में। या फिर जीव विज्ञान शब्द के जनक किसे माना जाता है? लैमार्क और ट्रेवेनस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ विज्ञान की शाखाएं होती है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कई चीज़ों का। जैसे मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? एपीकल्चर, ठीक हो गया। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर, ठीक है। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इन चारों को यहाँ पर ऐड किया है जो साइंस में आपको पूछ जाएंगे क्वेश्चन में। पक्षियों के अध्ययन को एंथोलॉजी, और कौओं के अध्ययन को माइकोलॉजी। आपसे सवाल किस तरीके से बनेगा? आपसे सवाल इस तरीके से बनेगा, बताइए माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? वो कवकों का या फिर शैवालों का अध्ययन करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपके जो कनिष्क सहायक का पेपर होना है उसमें 7 मार्क्स का आपका क्या आना है? साइंस के क्वेश्चन आने हैं। कितने? 7 मार्क्स के आपके क्या आएंगे? साइंस के प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये 12th प्लस, मतलब 12th पास के लिए है ये एग्ज़ाम, तो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, बस जेन्युइन सवाल पूछा जाएगा, तो उसको आप याद करिएगा। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, एंथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। वही आपसे यह सवाल पूछेगा दोस्तों, बताइए रेशम का अध्ययन किस में किया जाता है? रेशम, तो रेशम का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में। आपको हो सकता है कि शैवालों का अध्ययन पूछा जा सकता है, तो शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे। जबकि इसके बाद आपको हो सकता है कि कीटों का अध्ययन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कीटों का अध्ययन। तो आप कीटों का अध्ययन किस में करेंगे दोस्तों? एंटोमोलॉजी। किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन, ठीक हो गया। वही आपसे एक इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि वृक्षों के या झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ पौधे, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? कौन विज्ञान की किस शाखा में? तो डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान क्या है? आखिर जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास है, ठीक है।
और इसे किसने दिया था? एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने दिया था, ठीक है। और अरस्तु ने यह 384 से लेकर के 322 के काल में दिया था। अब उन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया था? देखो दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अरस्तु ने क्या दिए थे? पौधे और जंतुओं के विषय में अपने अपने पक्ष क्या किया था? उन्होंने विचार प्रकट किया था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसीलिए आपका अरस्तु साहब को ही माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। या फिर आप कह सकते हो, या फिर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जबकि शब्द किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस ने, ठीक है। आप इसे अच्छे से डिफाइन करेंगे दोस्तों। अगला है, देखिए यहाँ पे टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण। मैंने जो जीव बताया ना आपको, जीव विज्ञान, तो यहाँ पर क्या होता है कि जीव विज्ञान में आपको 2 सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं, मतलब, ठीक है। देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं, देखते हैं आगे। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अब देखिए, समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह, ठीक हो गया। इसे आप अच्छे से याद करिएगा कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया, या फिर जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा कितने भागों में किया गया? 2, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। अच्छा, जबकि लीनियस साहब ने अपनी पुस्तक, लीनियस साहब का एक पुस्तक है सिस्टम नेचर में, ठीक है, सिस्टम नेचर में। देखिए ये पुस्तक पूछी गई है कि सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लीनियस साहब थे। लीनियस साहब ने जीवधारियों को भी 2 भागों में ही विभाजित किया है। एक पादप जगत बोला इन्होंने, एक जंतु जगत बोला है। ये इंपॉर्टेंट है। लीनियस किसने जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया? पादप जगत और जंतु जगत। तो ये क्या था? लीनियस ने। किसने किया था? लीनियस ने दोस्तों। इसे आप अच्छे से याद करिएगा। जबकि अरस्तु साहब ने जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजित किया था, ठीक हो गया। और अरस्तु को ही हमने क्या कहा था? जीव विज्ञान का जनक कहा था। जबकि शब्द किसी और ने दिया था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट में हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है जीव विज्ञान में। तो आधुनिक जीव विज्ञान का वर्गीकरण का पिता किसे? लीनियस को, ठीक है। जबकि आपको अगर सवाल यह बनेगा कि बताइए जीव विज्ञान का वर्गीकरण का जनक या फिर जीव विज्ञान का जनक कौन, तो आप करेंगे अरस्तु। वेरी गुड दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, अब देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण हम यहाँ पर 5 आधारों पर करेंगे। कितने आधारों पर करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे 5 आधारों पर करेंगे। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये 5 आधार किसने दिया है? हिटलर ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? हिटकर ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? हिटकर ने 1969 में दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके अनुसार जो जीवधारियों का 5 जगत है, इसको हम खोलेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यह सबसे पहले यह याद रखना है, ठीक है। 5 जगत हम देखते हैं वर्गीकरण का। सबसे पहले होता है मोनेरा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका प्रोटेस्टा, इसके बाद होता है कवक, इसके बाद पादप, इसके बाद जंतु। तो यहाँ से आपका सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, बताइए जीवधारियों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है? एक मोनेरा, एक प्रोटेस्टा, एक कवक, एक पादप, एक जंतु होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण मैंने कर रखा है और 5 आधारों पर, ठीक है। तो ये 5 आधार सबसे पहले मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। मोनेरा, ठीक हो गया, मोनेरा। अब देखिए मोनेरा, ये एक स्वपोषी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक स्वपोषी तथा और परपोषी भी आप कह सकते हैं, और सहजीवी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिव जीव आते हैं। अब आप कहोगे कि प्रोकैरियोटिव जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में आपको जरूर बताएंगे। हाँ, देखिए इससे पहले आपको याद रखना है अर्थात जीवाणु। अर्थात इसमें किसके किसके बारे में पढ़ा जाता है? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है। साइनोबैक्टीरिया इसमें आते हैं, आर्किक बैक्टीरिया इसमें आते हैं, सम्मिलित की जाते हैं। तंतुमय जीव भी इसी जगत के भाग है। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है दोस्तों? इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि मोनेरा में एकल जीव होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर कि
ओवरऑल जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहीं भी पाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु कह सकते हो, ठीक है। और मोनिरा में एक कोशिकीय जीव आते हैं, ठीक हो गया। या फिर आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। और जिसमें आप कह सकते हो डीएनए पाया जाता है लेकिन केंद्रक से बाहर पाया जाता है, ठीक है। और जबकि अन्य जीवों में केंद्रक भीतर पाया जाता है डीएनए, ठीक हो गया, याद रखना। जबकि अन्य में डीएनए कहाँ पाया जाता है, अंदर केंद्रक में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है लेकिन केंद्रक से बाहर पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनिरा के अंतर्गत जितने भी आपके जंतु जगत आते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पर मोनिरा के बारे में, ठीक हो गया। आपको सिर्फ ये बात याद रखने यहाँ पर मोनिरा के अंतर्गत या मोनिरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, कौन कौन से जगत पाए जाते हैं, ठीक हो क्या। ओवरऑल आपको याद रखने प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऐसे आपको याद रखने प्रोटिस्टा, क्या याद रखने हैं दोस्तों, प्रोटिस्टा, ठीक हो गया। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीव मतलब जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इतना ही आप याद रखेंगे। और इसका एक खूबसूरत सा उदाहरण है, इसका एक क्या है, खूबसूरत सा उदाहरण है दोस्तों, यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर यूग्लिना का चित्र आपको प्रदर्शित करके बताया है, ठीक है। अब देखिए ये परपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी में से किसी दूसरे जीव पर ये निर्भर भी रहते हैं, और ये स्वपोषी भी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, खुद का खाना भी बनाते हैं, जैसे यूग्लिना बनाता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर मैंने नीचे लिखा रखा है कि ये दो प्रकार के जीवन प्रदर्शित करते हैं, मतलब दो प्रकार से, एक तो सूर्य के प्रकाश में, मैंने आपको एक सूर्य के प्रकाश के अभाव में, ठीक हो गया। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो स्वपोषित होते हैं प्रोटोजोआ, आप इसे अवश्य ही याद रखेंगे। तो प्रोटिस्टा याद हुआ दोस्तों। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव आते हैं, या फिर प्रोटिस्टा के अंतर्गत दो प्रकार के जीवन प्रदर्शित होते हैं, एक सूर्य के प्रकाश में, एक सूर्य के अभाव में, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पादप, ठीक हो गया। दो हमने कर लिए, अब तीसरे वर्गीकरण पर जाते हैं, पादप पर। हाँ देखिए पादप का मैंने यहाँ पर खूबसूरत सा चित्र प्रदर्शित किया है। इस जगत में प्राय सभी रंगीन जो बहुकोषीय होते हैं ना, जैसे इतने जैसा यहाँ पर मैंने सब दिखा रखा आपको, पुष्प अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपको सवाल नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा कि पादप जगत के अंतर्गत कौन आते हैं, पादप जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय आते हैं, ठीक है। इतना ही आप याद रखेंगे, जैसे पुष्पीय अपुष्पीय, ठीक है, पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। और सम्मिलित जीव, इतना आप याद रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण उत्पादन में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम कवक, इम्पॉर्टेंट है ये, इसे लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैं एक बार किताबी भाषा बताता हूँ, फिर आपको मैं अपनी भाषा बताऊंगा। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव सम्मिलित होते हैं। अब आप कहोगे सर ये यूकैरियोटिक, इसके बाद जस्ट टॉपिक ही आने वाला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन तब तक मैंने क्या बोला आपको, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं दोस्तों, वेरी गुड, आपको पता चल गया होगा। हाँ जिसमें केंद्रक, ठीक हो गया। अब मैं आके आपको नहीं बताऊंगा, ठीक हो गया, केंद्रक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, यही आपका दोनों ही अंतर एक सिमिलर है। मोस्ट लगा दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक पाया जाता है। परपोषित मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहना, आप ये बात अच्छे से याद करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए हम लोग थे कवक पर, किस वक्त थे दोस्तों, कवक। अच्छा अब कवक अध्ययन के विज्ञान को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था माइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे पाव रोटी बनाने में सहायक, खमीर बनाने योग्य एवं विषैले कुकुरमुत्ता, ठीक है। आप लोग इसके कुकुरमुत्ता को खाते भी होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने ग्रामीण इलाकों में रहते हो तो इस तरीके से आपका एक, उसे आप पता नहीं किस भाषा में कौन सा लैंग्वेज में क्या शब्द बोलते हो, कुकुरमुत्ता इसको बोला जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए ओवरऑल आपको याद रखने हैं दोस्तों कवक, जिसे आप फंक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्स, ठीक हो गया।
अच्छा, जीवों का एक विशाल समुदाय होता है दोस्तों, मतलब जीवों का एक क्या होता है, ये विशाल समूह होता है जिसमें वनस्पतियाँ, जिसे आप वनस्पतियों में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, अनेक वनस्पतियों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप इसमें जो फंगस है वो यीस्ट भी होता है, क्या होता है, यीस्ट होता है, ठीक है। और जो बासी रोटी होती है ना, बासी रोटी, अगर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन के बाद देखते होंगे बासी रोटी के ऊपर एक रुई की भांति कुछ फफूंद जम जाते हैं, क्या जम जाते हैं, फफूंद, वही हुआ आपका क्या, कवक हुआ दोस्तों, वही क्या हुआ, कवक हुआ। हाँ, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और आप इसमें सरे गले भी कह सकते हैं, अपना भोजन सरे गले की उपस्थिति में ये बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम जंतु के बारे में। अगर आपका कवक क्लियर हो गया तो जंतु, इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु आते हैं, ठीक है। समभोजी यूकैरियोटिक आपको मैंने बता दिया, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जीव सम्मिलित होते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेटोजोआ, जिसमें इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इस जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उभयचर पक्षी, स्तनधारी, सितारा, मछली, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने दोस्तों, जो हमने 5 प्रकार के वर्गीकरण किए उसके बारे में। ओके, आगे पढ़ेंगे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है, क्या होती है दोस्तों, जाति होती है, मतलब स्पीसीज होती है। इसे आप मोस्ट लगाएंगे, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। बताइए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई मानी जाती है, तो क्या मानी जाती है, जाति, स्पीसीज। तो देखिए यहाँ पर हम वर्गीकरण की कुछ आधारभूत इकाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सन 1753 में दोस्तों कैरोलोस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताइए, जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किस वैज्ञानिक ने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। इस पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जेनेरिक नेम, ठीक है, मतलब वंश। दूसरा शब्द होता है जाति, जिसे आप स्पेसिस नेम कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने ये देखा कि जो द्विनाम पद्धति है, इसमें हम किसी भी जीवधारियों के 2 नामों को देखते हैं। एक हम क्या देखते हैं, वंश के बारे में देखते हैं, एक हम जाति के बारे में देखते हैं, ठीक हो गया। मतलब जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे यहाँ पर वैज्ञानिक नाम, आपको कई बार सवाल पूछा जाएगा कि जैसे बताइए, आपसे यह सवाल बनेगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, आपसे यह सवाल बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है बस। जैसे मनुष्य में आपका होमो, मनुष्य में आपका क्या है दोस्तों, होमो। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, होमो क्या है, ठीक है दोस्तों। होमो आपको क्या याद रखना है, ये एक क्या है, वंश है। होमो क्या है, वंश है। और यहाँ पर जो सैम्पियस है, जो सैम्पियस है, जो आप क्या करते हो, सैम्पियस कहते हो, वो आपका क्या है, जाति है, वो आपका क्या है, जाति। तो क्लियर हुआ, पहला नाम किसको प्रदर्शित करता है, वंश को, और दूसरा नाम किसको प्रदर्शित करता है, जाति को, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर भी ऐसा ही पढ़ा था दोस्तों। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है मेढक का वैज्ञानिक नाम, राना टिग्रिना, ठीक हो गया दोस्तों, राना टिग्रिना आप याद रखेंगे। ऐसे आप लोगों से हो सकता है आम का पूछते, ठीक है, आम। तो आम का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, क्या होता है दोस्तों, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आप ऐसे ही याद करेंगे। और हो सकता है इसके बाद धान का पूछ दे, ओरिएजा सेटिवा, ओरिएजा सेटिवा, ऐसे ही होता है, आप याद रखेंगे, हाँ, सेटिवा। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं कॉमन। सबसे पहले आपको एक मेढक का नाम रखना है, ठीक है, एक मनुष्य का याद रखना है और एक आम का। इस पूछा जाएगा तो इन तीनों में से, अन्यथा आपसे नहीं पूछ सकते, याद रखना है बस। तीनों आपको याद है, मेढक और मनुष्य और आम, अच्छे से याद रखेंगे। मेढक का राना टिग्रिना, ठीक हो गया। मनुष्य का होमो सैपियंस, और आम का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है, टेस्ट के बाद। क्योंकि अगर देखो, हम लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसके बाद 1-2 प्रश्न लगाएंगे तो देखेंगे क्या हमें कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम अच्छे से इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न आपको बताने की ज़रूरत है, जिसने भी अगर लेक्चर अच्छे से फॉलो किया होगा तो उससे अच्छे से बता लेगा दोस्तों। लैमार्क और ट्रेविनस ने 1801 में। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक के रूप में कौन है या फिर किसे माना जाता है, तो अरस्तु साहब को, वेरी गुड। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वेरी गुड, आपने
पता चल गया होगा दोस्तों, बताइए शाबाश। यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या थी दोस्तों? स्पेसिस। ठीक हो गया। अगला है यहाँ पर, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर किसका होता है? तो यहाँ पर होता है पोषण का। किसका होता है? पोषण का। अगला है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले या सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यहाँ पर जो सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर, ये है आप लोग, यहाँ पर नील हरित शैवाल हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेशन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी पादप कोशिका पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा, या कह सकते हो सबसे छोटी पादप कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 23। ठीक है, अगर सिंगल में तो 46 से आप याद रखेंगे। डिटेल से हम बाद में चर्चा करेंगे, उस पर भी हम आएंगे। हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। ठीक है, याद करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। पहला लेक्चर हमने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, और आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चाहे विज्ञान का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा उसके बारे में भी, और ये जो हमने क्वेश्चन किए इसका भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और चैनल को शेयर करिए अगर पसंद आया है। तो हम कल पढ़ेंगे सेलों के बारे में, कोशिका के बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सेल हेल्थ के बारे में, कल कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और राइबोसोम। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, कल 1 नंबर आएगा कल वाले चैप्टर से। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, और साथ में आंदोलन का भी सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आपसे जैसे भी सहयोग होगा जरूर करिए दोस्तों। हाँ, ख्याल रखिएगा।